I, I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. नमस्कार। तस्वीरें आपने देखी ली होंगी। जम्मू कश्मीर को 10 साल बाद नया सीएम मिल गया। बुधवार को उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का एक और ऐतिहासिक पन्ना जुड़ गया। बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हो रही हैं। एक और ऐतिहासिक घटना हुई इस शपथ ग्रहण के दौरान। क्या हुई मैं आपको बताता हूं। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. दरअसल उमर अब्दुल्ला, आप जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला 2009 में भी मुख्यमंत्री की पद की शपथ ले चुके हैं। जनवरी 2009 में तब जम्मू कश्मीर एक फुल फ्लेज स्टेट हुआ करता था, लेकिन 2019 के बाद जम्मू कश्मीर यूटी में तब्दील हो चुका है। तब की शपथ और अब की शपथ में एक बड़ा बदलाव है। बदलाव यह है कि उमर अब्दुल्ला ने भी एक तरीके से स्वीकार कर लिया, जो आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ था उसको स्वीकार कर लिया। हुआ क्या था, 2009 में जब उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली थी तो तब उन्होंने शपथ में कहा था कि आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। यानी तब उन्होंने शपथ ली थी कि वो राज्य के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, ये उन्होंने कहा था। लेकिन इस बार जो शपथ ली है यूटी के सीएम के तौर पर, तब उन्होंने कहा है कि आई विल बेयर द ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी अब वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, इस बात की शपथ ली है। और ये एक तरीके से ये उन्होंने मान लिया कि आर्टिकल 370 का खात्मा हो चुका है, उसको वो स्वीकार करते हुए यहां पर दिखाई देते हैं। तो ये एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि जो नई शपथ है उमर अब्दुल्ला की, वो उसने 370 के खात्मे को स्वीकार कर लिया है। कोई जिद उन्होंने नहीं की। पहले जिद की थी कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव भी लड़ा और अब उसकी शपथ भी उन्होंने ले ली। यही भारतीय संविधान की मजबूती की जीत है। और 5 अगस्त 2019 को संसद की कार्यवाही में जो कार्यवाही का उद्देश्य था वो यही था। लेकिन उमर अब्दुल्ला की शपथ में रंग में भंग भी पड़ा। भंग क्या पड़ा भाई, मिलकर चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, 32 सीटों पर चुनाव लड़ा, बाकी सीटों पर एनसी ने लड़ा। हालांकि कांग्रेस की पूरे जम्मू कश्मीर के जो असेंबली का इतिहास है उसमें सबसे बुरी हार हुई, मात्र 6 सीटों पे जीते। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस की जिद थी कि वो 10 में से 2 कैबिनेट मंत्री उनको चाहिए, नहीं मिले। अंत में यह तय हुआ कि कांग्रेस बाहर से ही सरकार को समर्थन देगी। यही वजह थी कि शपथ ग्रहण हुआ, 5 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली, उसमें कांग्रेस ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस का कोई भी मंत्री नहीं बना। यानी कांग्रेस बाहर से समर्थन करेगी। इसका एक दूसरा मतलब यह भी है कि कांग्रेस सरकार की खामियों में हिस्सेदारी नहीं करेगी, बल्कि उल्टा प्रेशर बना के रखेगी। चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, अपने दम पर बहुमत की सरकार नहीं है, लिहाजा कांग्रेस का ये जो दबाव है ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। और अन्य जो दल है, जिन्होंने जो अन्य या तो निर्दलीय विधायक है, जो अन्य दलों को समर्थन है, उसका दबाव भी लगातार रहने वाला है। मसलन आम आदमी पार्टी की भी डिमांड थी, उसका एक विधायक महराज मलिक जीता है और जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने खुलेआम ये कहा था कि भाई उनको मंत्री बनाया जाए, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। इसके अलावा सीपीएम के जो विधायक है तारिगामी
कुलगाम के विधायक, वो भी 4 बार के विधायक रहे हैं, उनकी भी उम्मीद थी कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उन बेचारे को भी दर्शक की कुर्सी पर बैठना पड़ा। इसके अलावा और भी कई उम्मीदवार थे जो कि मंत्री बनना चाहते थे। तो ये राह उमर अब्दुल्ला की इतनी आसान नहीं होने वाली। बहरहाल उमर अब्दुल्ला ने 5 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उमर अब्दुल्ला जो कि खुद से 2 सीटों से, गांधरबल से और बड़गांव से उम्मीदवार है, वो मुख्यमंत्री रहेंगे, कैबिनेट मंत्री। उन्होंने सुरेंद्र चौधरी, जिन्होंने नौशेरा सीट से जो बीजेपी के अध्यक्ष रहे, उनको हराया है। सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। एक तरीके से जम्मू संभाग को भी एक तरीके से यहां पर कोशिश की गई है कि उनको किसी तरह से अपील किया जाए कि एक डिप्टी सीएम जम्मू क्षेत्र का रहेगा। हालांकि उनके पास अधिकार कितने होंगे वो देखने वाली बात होगी। सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसके अलावा 4 कैबिनेट मंत्री हैं। शकीना इतू, जो कि दमहाल से, डीएचपुरा से वो विधायक थी, यानी महिलाओं के कोटे से शकीना इतू की लॉटरी खुली। इसके अलावा जावेद राणा, जो कि एनसी के मेंढर से विधायक हैं। जावेद डार, जो कि राफियाबाद से विधायक हैं। सतीश शर्मा, जो कि छंब से निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने समर्थन दिया था, उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अब जो नया सेटअप है, नई विधानसभा का सेटअप है, उसमें कुल 10%, यानी पूरी विधानसभा के 10% ही मंत्री बन सकते थे। यानी अभी के सेटअप के हिसाब से 10 मंत्री बन सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल उमर अब्दुल्ला के साथ 5 अन्य मंत्री, यानी कुल 6 मंत्रियों ने शपथ ली है। अभी भी जो 3 से 4 मंत्री पद की अभी भी संभावना है। आगे मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। संभव है कि कांग्रेस मान जाए। अभी उनका ऑफर यह है कि 1 मंत्रालय मिल सकता है, जबकि वो 2 से 3 की मांग कर रहे हैं। तो अभी मंत्री विस्तार में आगे किन किन की लॉटरी खुलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब बात करते हैं कि सीएम तो बन गए उमर अब्दुल्ला, अब वो काम क्या करेंगे। एक यूटी में, यूनियन टेरिटरी में सीएम की हैसियत क्या है, उनके पास अथॉरिटी क्या है, ये अपने आप में बड़ा चैलेंज होने वाला है। हम जानते हैं कि दिल्ली, जो कि एक अन्य यूटी है, यहां पर सीएम केजरीवाल के पास, या जो मौजूदा सीएम है उनके पास कितनी हैसियत है, उनकी कितनी उनकी अथॉरिटी है, हम सब जानते हैं। कमोबेश ऐसा ही होने वाला है जम्मू कश्मीर में भी। अब इसमें 2 चीजें हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से हैसियत क्या है, पहले वो समझ लेते हैं, बाद में अथॉरिटी की बात करेंगे। प्रोटोकॉल दरअसल एक तरीके से यूटी बनने के बाद अप्रैल 2021 में जम्मू कश्मीर जो प्रशासन है, उन्होंने द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जारी किया था, जिसमें इसमें क्या होता है, ये एक लिस्टिंग होती है जिसमें यूटी की फंक्शनरी और अथॉरिटीज का एक प्रोटोकॉल तय किया जाता है कि उनकी रैंकिंग क्या होगी, ऑफिसर्स के हिसाब से, अथॉरिटी के हिसाब से उनकी प्रायोरिटी क्या होगी। एक तरह से हायरार्की लिस्ट होती है, उसका एक ऑर्डर इस लिस्ट में तैयार किया था। इस लिस्ट के हिसाब से जो अगर हम बाकी देश के अन्य स्टेट के सीएम की देखें तो वो उस लिस्ट में 7वीं रैंक पर स्टेट के सीएम होते हैं। लेकिन चूंकि अब जम्मू कश्मीर यूटी है तो वो 7वीं नहीं 15वीं रैंक पर है। यानी जो उमर अब्दुल्ला है वो 15वीं रैंक पर रहेंगे, उनके कमोबेश उनके बराबर। अन्य अगर हम इसको थोड़ा सा तुलना करें तो मान लिया लेह का जो सीईसी है, चीफ जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर है, उनका और इनका पद जो है हैसियत के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से लगभग बराबर है। अन्य यूनियन स्टेट का मान लिया कोई डिप्टी मिनिस्टर है, वो भी हैसियत भी यूटी के सीएम के बराबर रहेगी, या फिर किसी अन्य स्टेट का जो स्टेट मिनिस्टर की जो हैसियत होती है वो यूटी के सीएम की रहेगी। प्रोटोकॉल ऑफ प्रेसिडेंस ये कहता है। अगर आप जनरल रैंक के अधिकारी देखें, मान लिया किसी सरकारी कार्यक्रम में जनरल रैंक के अधिकारी आएंगे तो उस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से वो उनसे ऊपर होंगे। हाई कोर्ट्स के जजेस भी, यानी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो भी उमर अब्दुल्ला से, यानी जम्मू कश्मीर के सीएम से ऊपर रहेंगे नए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से। तो ये तो हैसियत है। मिनिस्टर्स की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, मिनिस्टर्स इस रैंकिंग में 18वीं रैंक पर हैं। अगर आप वैसे तुलना करें तो किसी भी स्टेट का जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, यानी यूपी या फिर हरियाणा का जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उसकी हैसियत यूटी के कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर रहेगी। तो ये तो हुआ प्रोटोकॉल की हैसियत। अब बात करते हैं अथॉरिटीज की। एक सीएम को कितनी अथॉरिटीज पिछले उसमें रखी गई हैं, तो उसमें बहुत सारे बदलाव लगातार होते रहे हैं।
आर्टिकल 370 हटने के बाद जो एक सिग्निफिकेंट चेंज किया गया था वो किया गया था कि एलजी के अधिकार और सीएम के अधिकारों का एक बंटवारा किया गया था, जिसमें एलजी को, यूटी के एलजी को एक एग्जीक्यूटिव पावर के तौर पर यहां पर स्थापित किया गया है। यानी जो तमाम अधिकार जो रहेंगे, सीधे अधिकार, वो एलजी के हाथ में होंगे और सीधे सीधे कहा है जो ब्रॉड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो सीधे सीधे एलजी के हाथ में होंगी, वही सीधे सीधे शासन चलाएंगे। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी हाल फिलहाल में, लॉ एंड ऑर्डर है, इंटरनल सिक्योरिटी है, उनको भी इसके जो विभाग थे वो भी मनोज सिन्हा के, यानी भाई या क्या कहेंगे, एलजी के मातहत उनको कर दिया गया है, वो डायरेक्ट एलजी को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जो यानी ये कहें कि जो पुलिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो डायरेक्टली एलजी को रिपोर्ट करेंगी, उसमें सीएम कुछ नहीं कर पाएंगे। दिल्ली में भी यही होता है, दिल्ली में भी जो दिल्ली पुलिस है वो सीएम को रिपोर्ट नहीं करती, सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, एलजी को रिपोर्ट करती हैं। तो उसी तरह का सेटअप यहां पर भी किया गया है। इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एंटी करप्शन बॉडी, जैसे बहुत सारी एंटी करप्शन पुलिस की भी एक बॉडी है और दूसरी एंटी करप्शन जितनी भी बॉडीज हैं वो, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो कि बड़ा डिपार्टमेंट है वो सीधे सीधे एलजी को रिपोर्ट करेगा। इसमें भी उमर अब्दुल्ला की कोई भूमिका नहीं होने वाली। इसके अलावा एक और बड़ा अधिकार होता है कि कोई अधिकारी नहीं सुनता तो उनको अपॉइंटमेंट किया जाए, उनको तबादला कर दिया जाए। तो जो उनका अपॉइंटमेंट है वो भी सीधे सीधे एलजी के हाथ में ही होगा। दिल्ली में भी यही होता है। एक सीएम जो है, दिल्ली का सीएम, वो एक अधिकारी को, किसी को, एक सेकंड क्लास अधिकारी को भी इधर से उधर नहीं कर पाता। एडवोकेट जनरल जो होगा यूटी जम्मू कश्मीर का, वो भी सीधे सीधे रिपोर्ट करेगा एलजी को ही। और जो अन्य जुडिशियल मैटर्स हैं वो भी, जो मुकदमे हैं, संभावना है कि कल किसी राजनीति के दबाव में कुछ मुकदमे जो आर्टिकल 370 हटने के बाद बहुत सारे अलगाववादियों पे किए गए थे, उनमें कोई बदलाव उमर अब्दुल्ला कर दें, तो वो अधिकार भी उमर अब्दुल्ला का नहीं होगा, वो भी अधिकार डायरेक्टली एलजी के पास ही है। तो यानी सीएम जो बचता है, जो इलेक्टेड सीएम है, उसके पास बड़ी लिमिटेड पावर्स बची हैं, जो एक तरीके से पब्लिक वेलफेयर की जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीडब्ल्यूडी है, तो इस तरह के डिपार्टमेंट अब उनके पास लिमिटेड पावर के साथ बचे हैं। उसमें भी जो मुख्य सचिवों की जो नियुक्ति है वो भी सीएम के हाथ में नहीं होगी। तो एक बड़ा चैलेंज आने वाला है। यानी जो एक तरीके से जो पावर स्ट्रगल है वो यहाँ पर धीरे धीरे दिखाई देने वाला है, जो हमने आमतौर पर दिल्ली में देखा है। हमने ये भी देख लिया कि दिल्ली के सीएम आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी कई बार जा चुका है, लेकिन वहां से भी उनको मात ही खानी पड़ी है। अगर यहाँ पर भी इस तरह का कोई स्ट्रगल देखने को मिलेगा तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहां भी उसी तरह की चीजें देखने को मिलेगी कि अल्टीमेटली एलजी के हाथ में ही सब कुछ होगा। जैसे मैंने कहा कि सोशल वेलफेयर और जो एजुकेशन है, हेल्थ है, पीडब्ल्यूडी है, इस तरह के मंत्रालय में जो काम है वो सीएम कर पाएगा। जो मंत्री है वो क्या कर पाएंगे वो तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बड़ी लिमिटेड पावर के साथ उमर अब्दुल्ला अब मुख्यमंत्री के तौर पर आए हैं। एक बड़ा चैलेंज होगा। अब इसमें क्या होने वाला है, इसके एक एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं कि जो पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद, कैबिनेट जो शपथ ग्रहण के बाद जो पहला मुख्य, जितने भी तमाम डिपार्टमेंट के सचिव हैं उनके साथ एक मीटिंग तय की गई थी, उसकी जो भाषा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसमें सिंपली कहा गया है कि ऑल द सेक्रेटरीज आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन द मीटिंग। उसमें डायरेक्टेड नहीं लिखा है, यानी जो मंत्रिमंडल है वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो रिक्वेस्ट ही कर सकता है, सलाह दे सकता है। तो इसी तरह का हाल आने वाले दिनों में हो सकता है। बहरहाल एक धीरे धीरे समझ में आएगा कि किसके हाथ में क्या पावर है। उमर अब्दुल्ला को समय लगेगा, लेकिन अगर चाहें तो वो मिलकर जो एक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिसके पास जो अधिकार है उसके माथत रह के काम करे और लोगों के लिए काम करे। अब देखना दिलचस्प है कि उमर अब्दुल्ला लोगों के लिए काम करते हैं या फिर वही ऑप्टिक्स और पॉलिटिक्स के लिए काम करते हैं, और बयानबाजी की राजनीति आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद।